मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून जगाना पड़ता है, दिल में जुनून जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके और वीडियो भी सबसे पहले देखेंगे। 21 अक्टूबर 2023 टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 126वां। अगर आपने इससे पहले कोई भी एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें भी मैंने आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर और उसके साथ जो स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करा रहा हूँ वो भी आप सभी के लिए जरूरी है। तो इसलिए आपने पिछले वीडियो भी जरूर देखें और इसके साथ आपको सभी को बता दें कि हमारे जो शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं वो भी जरूर देखिए करें, क्योंकि उसमें भी मैं आपको ट्रिक के साथ जो जीके करवाता हूँ वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या शामिल करने वाले हैं वो हम बता देता हूं मैं सबसे पहले आपको। तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे विश्व का करंट अफेयर, भारत का करंट अफेयर प्लस राजस्थान का करंट अफेयर। इन तीनों का तो हम करने वाले हैं करंट अफेयर शामिल, और इसके अलावा स्टैटिक सामान्य ज्ञान शामिल करने वाले हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया तो उसका विश्व का स्टैटिक जीके शामिल करेंगे, और भारत का आ गया तो भारत का, और राजस्थान का आ गया तो राजस्थान का। तो इस तरह हम ये वीडियो बना रहे हैं, प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी कक्षा हम लाते रहते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में तेलंगाना में कौन सा महोत्सव मनाया गया। आप सभी को बता दें कि तेलंगाना में हाल ही में एक महोत्सव मनाया गया। कौन सा महोत्सव है वो आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए है सत्रिया, ऑप्शन बी है बत्तुखंबा, ऑप्शन सी है धानु यात्रा, और ऑप्शन डी है वो है ओणम। तो कौन सा हाल ही में मनाया गया है तेलंगाना के अंदर महोत्सव, तो ये मनाया गया तो कौन सा मनाया गया है, ये मनाया गया बत्तुकंबा। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो अब हम थोड़ा सा इसके बत्तुकंबा के बारे में जानने वाले हैं, और इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है उस पर भी देखने वाले हैं। जैसे आपको दिख रहा है धानु यात्रा कहाँ का है, ओणम कहाँ का है और सत्रिया कहाँ का है, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बत्तुकंबा उत्सव या महोत्सव। बत्तुकंबा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तेलंगाना के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके बारे में और क्या अन्य जानकारी है, तो ये इसे कौन सा त्योहार कहते हैं, तो इसे पुष्प त्योहार भी कहते हैं। ये भी सभी को ध्यान रखना है। पुष्प त्योहार, पुष्प महोत्सव भी कहते हैं। और पुष्प महोत्सव के अलावा ये क्यों पुष्प महोत्सव क्यों कहते हैं, या इसे फ्लावर फेस्टिवल कहते हैं, फ्लावर फेस्टिवल। और इसका जो अर्थ क्या होता है बत्तुकंबा का, तो बत्तुकंबा का अर्थ होता है माँ पार्वती। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, माँ पार्वती। माँ पार्वती बत्तुकंबा का ये अर्थ होता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है, तो मनाने का कारण क्या है वो भी हम देख लेते हैं। कारण क्या है इसका, तो ये मनाया जाता है फसल एक नवीनतम जैसे वर्षा होती है। ये आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ, अच्छा रहेगा। ये जो भारत का नक्शा है इधर वाला, तो ये इधर ये जाते हुए लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है। आप सभी को ध्यान रखना है, ये लौटते हुए मानसून की वर्षा, लौटते हुए मानसून की वर्षा, मानसून की वर्षा होती है। ये भी आप सभी को पता है। तो यहाँ पर अब मानसून जा रहा है, शीत ऋतु आ रही है, और शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है। इस कारण ये त्योहार मनाया जाता है विशेष तौर पर तेलंगाना में ये त्योहार मनाया जाता है। और इसके अलावा इसका देखे तो इससे जो यहाँ इस त्योहार के उपलक्ष्य में भोजन बनाया जाता है, उस भोजन का क्या नाम है। तो अक्सर एग्जाम में एसएससी ऐसे ही पैटर्न पर आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस भोजन को क्या नाम दिया गया है, उसका नाम दिया गया मलिपा।
मलिपा इस भोजन को नाम दिया गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। जैसे ये दक्षिण भारत है ना, तो ये उत्तर पूर्वी हो गया भाग ऐसे देखे, तो ये उत्तर पूर्व से यहाँ पर ये वर्षा होती है और लौटते हुए मानसून, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें ये महिला प्रधान तैयार है, ये भी आपको बता दें कि ये कौन सा है, महिला प्रधान तैयार है, महिला प्रधान, ये भी आप सभी को ध्यान, मतलब विशेष तौर से महिला द्वारा ये तैयार मनाया जाता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस ये जो लौटता हुआ मानसून है, यहाँ पर वर्षा होती है, तो यहाँ पर तट कौन सा है, इस तट का नाम क्या है, तो ये है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट, यहाँ पर ये वर्षा होती है लौटते हुए मानसून की, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और मानसूनी वर्षा, और भारत में मानसूनी वर्षा कहाँ से होती है, किस से होती है मानसूनी वर्षा, तो ये होती है यहाँ से, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये अगर दिशा सूचक से देखें तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया दक्षिण पश्चिमी से ये वर्षा होती है, कौन सा, नॉर्थ नहीं साउथ ईस्ट से ये वर्षा होती है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये मानसूनी वर्षा है, और अरब, यहाँ पर कौन सी अरब सागर है, अरब सागर से होती है, और इधर ये बंगाल की खाड़ी। और ये वर्षा के ये जो वर्षा होती है कौन से मतलब हवा से या कौन सी वायु से होती है, तो ये होती है गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, और गर्म जलधारा को अल नीनो कहते हैं, ये भी आपको सभी को ध्यान रखना है। और देख लेते हैं थोड़ा सा और एडवांस फैक्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जो अब अन्य फैक्ट होने वाले वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो हम इधर लिख लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो वैसे हम देख लेते हैं। आप एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां पर मनाया गया, एशिया का प्रथम सोलर फ्लोटिंग, प्रथम फ्लोटिंग, ये भी आप सभी को ध्यान रखें, एशिया का प्रथम फ्लोटिंग, एशिया का प्रथम फ्लोटिंग, एशिया का प्रथम फ्लोटिंग जो मतलब फ्लोटिंग प्लांट है, ये कहां पर लगाया गया था, तो ये लगाया था मंदसौर एमपी के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना, मंदसौर एमपी के अंदर लगाया गया। और इसके अलावा और देखें तो थाईपुसम तैयार कहां पर मनाया जाता है, थाईपुसम, थाईपुसम, तो ये मनाया जाता है आपका तमिल समुदाय से संबंधित है, तमिल समुदाय से। और ये क्यों मनाया जाता है, कहां पर मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा सियांग महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, इधर लिख लेता हूं, सियांग महोत्सव, सियांग महोत्सव, तो सियांग महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर, एपी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब थोड़ा सा और बता दें, अरुणाचल प्रदेश आ गया तो इसकी राजधानी है ईटानगर, ईटानगर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और राजधानी ईटानगर। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, पेमा खांडू, ये भी ध्यान रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में मतलब हाल ही में एक जीआई टैग मिला है, किसको जीआई टैग मिला है, तो जीआई टैग, तो ये जीआई टैग मिला है किसको, याक को, ये भी आपको ध्यान है, याक को जीआई टैग मिला है। और इसके अलावा और अरुणाचल प्रदेश में क्या जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में एक मतलब एयरपोर्ट है, उसका क्या नाम है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, उसका क्या नाम है, ये सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है एयरपोर्ट का क्या नाम है। और देखें तो थोड़ा सा और जान लेते हैं, मतलब अन्य देख लेते हैं ऑप्शन में, ये सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया, तो ये सत्रिया कहाँ का है, ये है असम का, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और असम में कहाँ पर मनाया जाता है, अंबुबाची का जो मंदिर है, अंबुबाची का मेला, वहां पर ये अंबुबाची का मेला जहां पर लगता है वहां पर मनाया जाता है, अंबुबाची, अंबुबाची के मंदिर में, अंबुबाची के मंदिर में। और आपको दिख रहा है धानु यात्रा
धानु यात्रा ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर विशेष तौर पर। नुआखाई और धानु यात्रा ये दो त्योहार है उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। और उड़ीसा की राजधानी का क्या नाम है? तो उड़ीसा के पहले सीएम है नवीन पटनायक। और इसके अलावा आपको ऑप्शन और दिख रहा है, मतलब ओणम ये कहाँ का है? ओणम कहाँ का है? तो ओणम है केरल का। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ये थोड़े से और आपको ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा मैंने थाईपुसम बता दिया है, बतुकंबा आपको करा दिया है। और इसका ये विशेष तौर ये मैं तो बता दिया है। ये वापस लौटते हुए मानसून का, इसमें भी ये मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बतुकंबा। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे तो गज महोत्सव कहाँ पर मनाया गया हाल ही में? गज महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया असम के अंदर। असम में 7 नेशनल पार्क है। कौन कौन से अगर आपको याद है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर छापे कौन से 7 नेशनल पार्क। एक है देंगपट्टनम, मैं बता देता हूँ, काजीरंगा। नंबर 2 देहिंगपट्टनम, मानेरी। काजीरंगा हो गया, देहिंगपट्टनम हो गया। और इसके अलावा एक है काजीरंगा, देहिंगपट्टनम और कुल 7 है। ओरांग नहीं है। ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, या मैं कल बता दूंगा आपको कितने 7 है वो। और इसके अलावा भारत के जो शास्त्रीय नाटक है, जो शास्त्रीय मतलब नृत्य है, कौन कौन से हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं इधर। तो एक हो गया आपका ये जो कौन सा धानुजा नहीं, असम वाला सत्रिया। नंबर 2 पर हो गया भरतनाट्यम। और नंबर 3 पर हो गया आपका कौन सा? सत्रिया हो गया, भरतनाट्यम हो गया। और इसके अलावा कथकली, कथक। और इसके अलावा और बाकी है 2 और है बचे, ये भी ध्यान रखना आप सभी को। और इसके अलावा ये था क्वेश्चन और इसके बारे में डिटेल से जानकारी। और अब है जो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एडवांस फैक्ट है, वो आप जरूर नोट कर लीजिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पाकिस्तान ने किस नाम से एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आपको उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है खैबर, ऑप्शन बी है गजनवी, ऑप्शन सी है बाबर और ऑप्शन डी है अबाबी। तो कौन सा है इसका जो राइट आंसर कि पाकिस्तान ने हाल ही में किस नाम से एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है? अबीबिल हाल में इस मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है तो अबीबिल मिसाइल ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि पाक की है। अबाबिल मिसाइल है। ये क्या है? मतलब बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका जो सफल परीक्षण किया है ये क्या है? पाक ने। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और सफल परीक्षण किया था पाक के अंदर, ये भी आपको बता दें। और इसके अलावा ये मिसाइल कैसी है?
तो ये सतह से सतह पर बाहर करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसकी मारक रेंज कितनी है या मारक क्षमता कितनी है, तो ये है 140 किलोमीटर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको और बता दें कि मतलब पाकिस्तान की एक और कौन सी है, एक तो हो गई मतलब ये हालिम लॉन्च जो सफल परीक्षण हुआ था अबाबिल का, और इसके अलावा ये गजनवी है, ये भी पाकिस्तान की ही मिसाइल है, और इसके अलावा एक शाहिद है, ये भी पाकिस्तान की है। तो ये 3 मिसाइलें आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से पाकिस्तान की। और इसके अलावा आपको और दिख रहा है मतलब ऑप्शन में खैबर, तो ये खैबर किस देश की मिसाइल है, तो ये खैबर है जो है ये है किसकी ईरान की। ईरान की मिसाइल का नाम क्या है, खैबर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको मैंने कल ही वीडियो के अंदर बताया था कौन सा 2 सिस्टम बताए थे, एक का नाम था आयरन बीम, और इसके अलावा एक का नाम था आयरन बीम, और एक का नाम है आयरन डोम्स। तो आयरन बीम्स और आयरन डोम्स ये किस देश से संबंधित है, तो ये है इजराइल से संबंधित, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, और वहाँ की मुद्रा है वो है रुपया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और खैबर मैंने आपको बता दी कहाँ की है, तो ये है आपकी ईरान की। और इसके अलावा अब देख लेते हैं थोड़ा सा मतलब भूगोल की ओर रुख कर ले भूगोल की ओर रुख कर लेते हैं और देखते हैं। ये 2 मैं पुरुष श्रेणी बनाता हूँ, ये जो श्रृंखला है एक इधर और ये एक इधर, ये श्रृंखला है, और इसके अलावा ये इधर क्या है, एक पठार है। तो कौन कौन सी ये श्रृंखला है, कौन सा ये पठार है, वो भी जानने वाले हैं। तो ये जो पठार है ये कौन से, हिंदू कुश है, ये भी ध्यान रखना, हिंदू कुश। और इसके अलावा ये हिंदू कुश पर्वतमाला है, पर्वतमाला। और ये कौन सी है, तो ये है सुलेमान पर्वतमाला, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा ये जो पठार है ये कौन सा पठार है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पठार, इसका नाम क्या है, तो इस पठार का नाम है वो है पोटवार का पठार, ये भी ध्यान रखना। कौन सा, पोटवार का पठार, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा जो भूगोल है पाकिस्तान के, ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। अब है ना, हम थोड़ी सी भारतीय प्रमुख मिसाइलों के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी मिसाइल हैं भारतीय प्रमुख, वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपको अस्त्र, मैं पहले नाम लिख देता हूं, अस्त्र, वरुणास्त्र, और नाग, ब्रह्मोस, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, ये अग्नि सब है जो 1 2 3 4 5 तक है, वो 500, कौन सी 1 से 5 तक है वो सभी। और कौन सी है भारतीय प्रमुख, तो एक इसके बारे में हम जान लेंगे, तेजस, ये प्रमुख है जो भारतीय मिसाइल है। और थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक के भी शामिल कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आती है वरुण अस्त्र, ये अस्त्र कौन सी है, जो ये आर एस प्री में ये आया था सवाल, आर एस प्री के अंदर ये यहाँ से सवाल आया था, BV, इसकी क्या होती है, ये कौन सी है, BVRAAM, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा नाग दिख रहा है आपको, एंटी टैक मिसाइल है, जो कि कौन सी एंटी टैक मिसाइल, ये कौन सी एंटी टैक मिसाइल, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको नाग दिख रही है, वरुणास्त्र हो गया। नाग क्या है ये, तो ये इधर नहीं, ये ऐसा है, ये है आपकी
हैवी वेट टॉर्पीडो, हैवी वेट टॉर्पीडो है। जब ये वरुण स्तर ये क्या है, ये है आपकी मतलब नाग है। ये नाग क्या है, ये है एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल। ये भी आप सभी को ध्यान। अब ये ब्रह्मोस आ गई है। ये ब्रह्मोस विश्व की प्रथम है, ये वर्ल्ड फर्स्ट, विश्व की प्रथम है। मतलब कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसे क्यों कहते हैं कि ये ध्वनि से 5 गुना अधिक है, ध्वनि से 5 गुना अधिक, 5 गुना अधिक है इसकी मतलब जो रेंज है इसकी मतलब। और इसके अलावा आकाश, इसका एक कार्यक्रम के तहत निर्माण किया गया। कौन सा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत इन मिसाइलों का निर्माण किया गया। कौन कौन सी, PATNA। तो इसमें कौन सी आ गई, ये ध्यान रखना है। तो और इसके अलावा आपको दिख रहा है पृथ्वी, इसका भी निर्माण उसी के तहत किया गया। अग्नि का भी निर्माण उसी के तहत, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसके अलावा तेजस सबसे हल्का लड़ाकू विमान, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी ध्यान रखना। तो ये थे आज के 2 क्वेश्चन। कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में शीर्ष देश कौन सा रहा है। आपको ये बताना है कि हाल ही में एक जारी की गई एक नई रिपोर्ट आई है हमारे सामने। जो रिपोर्ट का क्या नाम है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। कौन सी है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023। तो आपको ये बताना है कि इस देश जो ये सूची है इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, अगर आपको ऑप्शन देखने हैं या ऑप्शन मैं दे देता हूँ, लिखे नहीं है। ऑप्शन ए है वो है आपका फिनलैंड, और ऑप्शन बी है वो है भारत, ऑप्शन सी है वो है आपका डेनमार्क, और ऑप्शन डी है वो है आपका स्विट्जरलैंड। तो आपको पता लग चुका होगा कौन सा देश हो सकता है। ये मैंने ऑप्शन लिख दिया है कौन सा देश हो सकता है। तो ऑप्शन वापस बोल देता हूँ। ऑप्शन ए है वो है फिनलैंड, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है डेनमार्क, और ऑप्शन डी है वो है स्विट्जरलैंड। तो कौन सा देश है, तो ये होगा डेनमार्क। डेनमार्क इस रिपोर्ट के अंदर शीर्ष पर रहा है, ये भी आप सभी को पता होगा। तो अब हमें है ना इसके बारे में डिटेल से जानकारी जानने वाले हैं कि क्या है आखिर, मतलब इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा गया है, तो वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का क्या नाम है। तो ये है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023। और प्रथम स्थान पर कौन सा है फर्स्ट, तो ये है डेनमार्क, जो कि क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है। अंतिम पर कौन सा है, अंतिम पर कौन सा देश है, तो ये है अंगोला, जो अफ्रीकी देश है। अंगोला कौन सा देश है, अफ्रीकी, या जो अफ्रीका का देश है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। भारत की रैंक कौन सी है, भारत इसमें कौन से रैंक पर है, तो भारत है 64। कौन सा, 64 नंबर पर है। और कितने देश हैं टोटल, कितने 100। भारत कौन से इसमें टोटल देश कितने हैं, तो इसमें देश है वो 105, ये भी ध्यान रखना। तो इसके अंदर ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है। और पिछली बार से मतलब 15 पीछे हैं, तो मतलब पिछली बार कितनी हो गई, तो 64 में से आप घटा लेना 15 कितने बचे उतनी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और ये क्यों जारी की गई है, तो ये साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा हो गई, डिजिटल सुरक्षा हो गई, और इसमें क्या शामिल है, मतलब सामान्य सुरक्षा हो गई, सामान्य सुरक्षा इत्यादि के आंकड़ों पर ये जारी की गई, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये 3 प्रमुख मतलब
जो इसके मुद्दे थे इस पर ये रिपोर्ट जारी हुई है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा डेनमार्क आया है, तो डेनमार्क पे थोड़ा सा जान लेते हैं। डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। राजधानी इधर लिख दें, राजधानी कोपेनहेगन, ये भी ध्यान रखना है, इसकी राजधानी है। और इसके अलावा ये और क्यों इम्पोर्टेंट है तो इसकी ये हो गई। और ये कौन से द्वीप पर है, तो ये जूलैंड या द्वीप पर है, जूलैंड। कौन से द्वीप पर ये है, तो ये जूटलैंड द्वीप पर। कौन सा द्वीप है यहाँ पर, जूटलैंड, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, जूटलैंड द्वीप पर है। और यह प्रायद्वीप हो गए, और कील इसके ये हो गया डेनमार्क के बारे में। और डेनमार्क किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो यहाँ पर दुग्ध सबसे अधिक होता है, डेयरी उत्पादन में डेनमार्क सबसे पहले नंबर है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, कील नहर कहाँ पर है, तो ये जर्मनी के अंदर है। थोड़ा सा और बता देते, कील नहर कहाँ पर है, कील, तो ये है जर्मनी के अंदर, जर्मनी के अंदर है कील नहर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें और देखें तो मतलब विश्व का सबसे बड़ा जो मतलब आइलैंड है, जिस पर कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड है ना जो विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है या द्वीप है, जिसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड। इस ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो ये भी डेनमार्क का है, ध्यान रखना। पर ये राजनीतिक से देखे तो ये डेनमार्क का अधिकार है, पर भौगोलिक दृष्टि से देखे तो मतलब तो ये भौगोलिक दृष्टि से देखे तो ये कहाँ पर आता है, तो ये यूरोप के अंदर आता है, ये भी ध्यान रखना है। और ये रिपोर्ट मैंने बता दी, ये प्रमुख को जो बता दिया है। और इसके अलावा और जो मतलब ग्लोबल क्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, तो ये है कौन सी, ग्लोबल क्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, तो ये रैंक है आपकी 10वीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और वर्ल्ड पीस इंडेक्स, ये प्रमुख जो मैं बता रहा हूँ ये आपको बतानी। एंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इधर लिख देता हूँ कुछ। विश्व भूखमरी, वर्ल्ड हैंगर इंडेक्स, ये नवीनतम है जो मैंने कल ही बताई थी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, एशियाई गेम्स में भारत की रैंक 19वें एशियाई गेम जो होंगजू चीन के अंदर हुए, भारत ने 107 मेडल जीते, जिसमें से गोल्ड कितने थे ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में छापने हैं। 19वें एशियाई गेम्स इसमें आपको रैंक बतानी है भारत की। और कौन सी है प्रमुख, और एक है मतलब लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इसकी रैंक बतानी। तो अब ये रैंक है प्रमुख कौन कौन सी है, जैसे क्वालिटी इंडेक्स में भारत 10 नंबर पर है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और वर्ल्ड पीस इंडेक्स इन दोनों में कौन से नंबर पर है, तो 126 के अंदर मतलब 126 पे है। जेंडर कौन सा होगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें कौन सी है, तो इसमें आपकी कौन सी है, या तो 127 है या 138 पे, कौन सी है, तो ये है 127 है, नहीं ये लॉजिस्टिक के अंदर है 137। अब मैं कंफ्यूजन हो गया दो के अंदर, इसमें और इसमें, या तो ये इसमें 127 होगी या होगी 138 ये इधर बात है। वर्ल्ड, ये मैंने आपको बता दी, वर्ल्ड हैप्पीनेस वाली ये मैंने करा दी। और वर्ल्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स या कौन सी, वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स, इसमें है चौथे नंबर, प्रथम स्थान पर है यूएसए, ये मैंने कल भी बताया था। और नंबर 2 पर है कौन सी, रूस, नंबर 3 पर है चीन, और नंबर 4 पर है हमारी आर्मी, ये मतलब हमारी सेना। 19वें एशियाई गेम्स से चौथे नंबर पर रहा है इंडिया। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो वहाँ 107 पदक जीते थे इसके अंदर, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें सर्वाधिक गोल्ड जीते थे। और इसके अलावा 40 साल बाद इसमें एक गेम था जिसमें गोल्ड आया था, वो था गोल्फ, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसमें 138वीं रैंक है भारत की, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो
ये रैंक से संबंधित क्वेश्चन था, ये मैंने आपको प्रमुख बता दी। और इसके अलावा द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा एक रैंक जारी की गई, कौन सी स्वतंत्रता सूचकांक, तो इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 141। स्वतंत्रता सूचकांक तो इसके अंदर भारत की रैंक कौन सी है, तो 121 है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये प्रमुख मैंने आपको बता दिए कौन कौन सी रैंक है, कौन किससे संबंधित है और क्या था ये क्वेश्चन, पूरी डिटेल से जानकारी। अब है ना हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखना ही है, अभी तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन पीछे बच जाता है, ये तो अभी बाकी है, देखना ही है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना क्योंकि ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो इसमें जो स्टैटिक फैक्ट बताए हैं करंट के, वो भी आप सभी को ध्यान रखना, क्योंकि ग्लोबल रिमोट वर्क कौन से, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, जो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अंतिम स्थान पर अंगोला है जो कि अफ्रीकी देश है, ये भी ध्यान रख रहे हैं। और इसके अलावा भारत की रैंक है 64 नंबर पर भारत है, ये भी ध्यान रखना 105 देशों में से, और 15 रैंक पीछे चल गई। ये क्यों जारी की गई है, इसका कारण क्या है, तो ये साइबर सुरक्षा हो गया, डिजिटल सुरक्षा हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गया, या प्राइवेसी हो गई, इससे संबंधित जो भी मतलब ये इस पर इन सभी तथ्यों को मिलाकर जो रिपोर्ट तैयार की गई है, जो ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और इसके अलावा कील नहर कहाँ पर है, ये जर्मनी के अंदर। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, ग्रीनलैंड है, जो कि आधिकारिक तौर से देखे तो इस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का, जबकि ये भूगोल की दृष्टि देखे तो ये यूरोप द्वीप में आता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये डेनमार्क किस मतलब द्वीप पर स्थित है, तो ये जूटलैंड द्वीप है, इस पर स्थित है, जो जूटलैंड प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीप है, इस पर स्थित है, ये भी आप सबको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो ग्लोबल क्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 10वें नंबर पर है, ये भी ध्यान रखना। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड पीस, इन दोनों में भारत की रैंक कौन सी है, तो इसमें है आपकी 126वीं। और इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें कौन सी है, या तो इसमें 127 की हो सकती है या 138, इसमें कंफ्यूजन है मेरे को। और इसके अलावा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे नंबर पर है, क्योंकि पहले नंबर पर यूएसए, सेकंड पर रूस और थर्ड पर है चीन है, ये भी ध्यान रखना। और एशियाई एशियन गेम्स में भारत की रैंक कौन सी है, तो ये चौथी है, क्योंकि भारत ने कुल 107 पदक जीते, अब तक का सर्वोच्च जो मतलब प्रदर्शन रहा इस गेम के अंदर। और एशियाई गेम्स में भारत ने 2 बार मेजबानी की थी, कौन कौन से, तो ये की थी सबसे पहले हुआ था उसकी मेजबानी 1951 के अंदर दिल्ली में हुआ था। और इसके अलावा जो एक हुआ था 1983 के अंदर जो हुआ था, उसमें भी भारत ने मेजबानी की। तो एशियन गेम्स की 2 बार भारत ने मेजबानी की, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो अब है ना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन वो भी देखने वाले हैं। तो आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विकसित BTS बोट का संबंध किससे है। आपको ये बताना है कि हाल ही में विकसित किया गया या चर्चा का समूह, जो चर्चा का विषय रहा उसका नाम है BTS बोट। तो ये BT बोट का संबंध किससे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सुपरनोवा, ऑप्शन बी रिपोर्ट है, क्या ये एक सुपरनोवा है, क्या ये कोई रिपोर्ट का नाम है, क्या ये कोई सुपर कंप्यूटर है, या क्या ये कोई ये युद्ध अभ्यास है। तो ये क्या है, ये सुपरनोवा है। अब सुपरनोवा क्या होता है ये भी हम थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये ब्रह्मांड से संबंधित क्वेश्चन है। और तो ब्रह्मांड के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी बताएंगे, ज़्यादा अधिक नहीं है पर फिर भी हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को भी डिटेल से कराने की। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्रह्मांड विस्तार। ब्रह्मांड विस्तार ये भी आप सभी को ध्यान रखें, ब्रह्मांड विस्तार। और इसके अलावा आपको बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, तो ये किसने दी थी बिग बैंग थ्योरी, तो ये दी थी लेमेथियर ने ये बिग बैंग थ्योरी दी थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और ये इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है मतलब तारों का विशाल चमकदार विस्फोट होना। क्या होता है इसका मतलब, सुपरनोवा का अर्थ या ब्रह्मांड इसका होता है तारों का, सुपरनोवा का अर्थ क्या होता है, तारों का तारों का चमकदार विस्फोट ये होता है इसका, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। और इसके अलावा इसका नाम क्या है, BTS बोट, ये मानव हस्तक्षेप के बिना पहली बार सुपरनोवा की खोज की है, ये भी ध्यान रखना है। जो BTS बोट है ना, ये मानव हस्तक्षेप के बिना, कौन सा BTS बोट, ये है ना पहली बार एक खोज की है किसकी, सुपरनोवा की। तो
खोज किए जो ये कि मानव रहित है, ये मिशन था जो मानव रहित था, इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं था, बिना मानव के ये खोज किए, ये भी ध्यान रखना है। और ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा खोजा गया था। कौन सा? तो ये नॉर्थ वेस्टर्न जो यूनिवर्सिटी है अमेरिका के अंदर, इसके द्वारा खोजा गया, जो कहाँ पर है? यूएसए के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा ये खोजा गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखें तो ये सुपरनोवा, मतलब मैंने आपको बता दिया सुपरनोवा 2008 TKS, ये इतना जानकार नहीं है ये, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें जीपीटी चैट कौन सा? जीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरेटेड प्री, इसकी जीपीटी की फुल फॉर्म क्या होगी? जनरेटेड प्री ट्रेंड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, एग्जाम में पूछ ली जाएगी। जनरेटेड प्री ट्रेंड, प्री आगे क्या लिखा? प्री ट्रेनिंग, प्री ट्रेनिंग, ये ध्यान रखना है, जीपीटी की फुल फॉर्म होती है। और चैटबॉट ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसके अलावा आपको और दो फैक्ट और बता दें कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ये सिद्धांत किसने दिया? और इसके अलावा ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ये सिद्धांत किसने दिया? ये दो सिद्धांत है, थोड़ा सा याद रखना। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, जबकि एक में कहा गया ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। एक को दिया था कोपरनिकस ने, और एक ने दिया था, कोपरनिकस ने दिया था ये सिद्धांत, कोपरनिकस ने। और इसके अलावा और एक ने सिद्धांत दिया था, कौन सा? जो टॉलमी ने दिया था, ये पृथ्वी वाला सिद्धांत टॉलमी ने दिया था। तो ये थे 4 क्वेश्चन। कैसे लगे? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसके फैक्ट भी अधिक नहीं बने। और इसके अलावा जो इसके पिछला ये तीसरा क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रिपोर्ट से संबंधित अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आगे देखेंगे राजस्थान के करंट अफेयर क्वेश्चन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 5 क्वेश्चन जो है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 ये किस क्षेत्र में जारी की जाती है वो भी मैं बताऊंगा, और क्यों की जाती है वो भी बताऊंगा। मैं राजस्थान के कितने मेडिकल कॉलेज लिख देता है, इधर मेडिकल ये लिख, मेडिकल कॉलेज को स्थान मिला है, मतलब कितने जो मेडिकल कॉलेज है उनको स्थान मिला है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, 5, ऑप्शन सी है 7, और ऑप्शन डी है वो है 2। तो कितने मेडिकल कॉलेजों को स्थान मिला है? तो ये मिला है केवल 2 मेडिकल कॉलेजों को स्थान मिला। अब कौन सी 2 मेडिकल कॉलेज है और क्यों ये रैंकिंग जारी की गई, इस पर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि आज जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी रैंकिंग से लेकर आ रहे हैं, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो अब हम थोड़े से जानेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं शिक्षा मंत्रालय की ओर। एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, इसका प्राचीन नाम क्या था? अगर आपको किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छापें। शिक्षा मंत्रालय, सबसे पहले हम बढ़ते हैं शिक्षा मंत्रालय की ओर। तो शिक्षा मंत्रालय और इसके द्वारा मेडिकल कॉलेजों में मतलब ये रैंकिंग जारी की गई। कौन कौन सी? मतलब मेडिकल कॉलेज दो स्तर पर ये रिपोर्ट जारी की गई, ये भी मैं बता दूं। एक तो की गई है एमबीबीएस स्टूडेंट के संबंधित है, ये एमबीबीएस स्टूडेंट्स, और एक ही गई हॉस्पिटल एमबीबीएस स्टूडेंट और हॉस्पिटल क्या है कि ये जो है ना मेडिकल क्षेत्र में जो जैसे कॉलेज हो गई उस पर अस्पताल, जैसे आपको कैसे बताऊं मैं, एसएमएस मान लो एसएमएस कॉलेज है और इसके तहत एसएमएस जो हॉस्पिटल है, तो उसमें काम करने वाले जो प्रैक्टिस के तौर पर स्टूडेंट आते हैं उससे ये संबंधित रिपोर्ट है। जो मेडिकल शिक्षा में राष्ट्रीय संस्थागत श्रेणी फ्रेम, ये रिपोर्ट 2 पर जारी की गई है। और इसके अलावा इसमें भारत के कितने मतलब कॉलेजों को शामिल किया गया है, तो ये पूरे भारत में मतलब कितनी 50 कॉलेजों को शामिल किया है, 50 कॉलेजों को शामिल किया गया है। और 50 में से राजस्थान की कितनी थी? 2 शामिल, 50 कॉलेजों को शामिल किया गया। और इसके राजस्थान की कितनी थी? 2 थी। कौन कौन सी थी वो भी मैं बात कर लेता हूँ, और कहाँ पर, यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी का क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करा। तो नंबर 1 पर कौन सी थी?
तो नंबर 1 पर थी SMS कॉलेज जयपुर, SMS कॉलेज, ये है जयपुर के अंदर। स्वामी मान सिंह मेडिकल कॉलेज, ये है इसकी फुल फॉर्म, SMS कॉलेज। और एक है एम्स जोधपुर, एम्स जोधपुर, कौन सी है? एम्स जोधपुर। ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। इन दो को स्थान मिला है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो इतना कुछ है नहीं खास, खाली ये ध्यान रखना। और राजस्थान का करंट अफेयर है तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। ये क्वेश्चन इतने हैं, कोई विशेष है नहीं इस क्वेश्चन में, क्या करें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है राजस्थान करंट अफेयर सेशन में। हाल ही में राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है 70वां, ऑप्शन बी है 71वां, ऑप्शन सी है 75वां और ऑप्शन डी है वो है 76वां। कौन सा मनाया गया? ये मनाया गया ऑप्शन नंबर बी 71वां। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं थोड़ा सा इसका डिटेल से जानकारी, क्योंकि साख प्रबंध से संबंधित है, ऋण से संबंधित बैंक है, तो इसका जो ढांचा है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राजस्थान में साख वितरण, राजस्थान साख वितरण मतलब ऋण कितने कैसे मिलेगा, ये आपको आज मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं साख वितरण सहकारी, सहकारी दो स्तर पर मिलता है, ये भी ध्यान रखना। कौन कौन से हैं? एक है अल्पकालीन ऋण होता है और एक होता है दीर्घकालीन ऋण। एक होता है अल्पकालीन, ये ऋण वाला अल्पकालीन, और एक होता है दीर्घकालीन, दीर्घकालीन। और इसके अलावा इसका जो संगठन है वो कितने स्तर पर होता है? संगठन 3 स्तर पर, 3 स्तर पर। इसका जो संगठन है वो होता है 2 स्तर पर, संगठन 2 स्तर पर, ये भी ध्यान रखना। कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 होती है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसे अपेक्स बैंक होती है। कौन से होते हैं? एक होती है राजस्थान स्टेट, कौन से होते हैं? राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिसे कहते हैं अपेक्स बैंक, ये भी ध्यान रखना। फिर कौन सी आती है? तो फिर आती है इसमें मतलब जिला स्तरीय, जिला स्तर पर तो केंद्रीय बैंक होती है। जिला स्तर पर कौन सी? केंद्रीय, जिला स्तर पर होती है केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये भी ध्यान रखना है। फिर आती है ग्राम स्तर पर या पंचायत स्तर पर कौन सी? प्राथमिक कोऑपरेटिव बैंक, जिसके द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। कौन सी? प्राथमिक कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, और इसके इसी के द्वारा किसान क्रेडिट जारी किया जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना, जो नंबर 3 पर है। और इसके अलावा मतलब दीर्घकालीन संगठन में 2 होती है। एक होती है राज्य स्तरीय, कौन सी होती है? राजस्थान सहकारी बैंक है जो विकास बैंक, कौन सी? एक है राजस्थान सहकारी विकास निगम बैंक, ये होती है एक। और एक कौन सी होती है? और एक होती है मतलब जिला तहसील स्तर प्राथमिक सहकारी, कौन सी? जिला तहसील स्तर, जिला तहसील स्तर, जिला तहसील स्तर प्राथमिक सहकारी, प्राथमिक सहकारी, ये भी ध्यान रखना है। ये होते हैं 2। और सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक, इसका पूरा नाम है सहकारी भूमि विकास बैंक, ये इसका पूरा नाम है, ये भी ध्यान रखना आप सभी को। और इसके अलावा एक योजना चलाई गई, कौन सी? तो ग्राम आवास योजना। इसके द्वारा एक कौन सी
योजना चलाई जा रही है इन दोनों के द्वारा। तो कौन सी योजना का नाम है सहकारी ग्राम विकास योजना। सहकारी ग्राम आवास योजना। सहकारी ग्राम आवास योजना ये योजना जारी की जाती है इनके द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अंदर मतलब 45 से 60 लाख का ऋण दिया जाता है। कितना? 5 लाख से 60 लाख, 5 से 60 लाख तक का, 60 लाख तक का ऋण इसके अंदर दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना है। और कितने किस्तों में दिया जाता है? तो 3 किस्तों में ये ऋण दिया जाता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 3 किस्तों के अंदर ये ऋण दिया जाता है। और ये योजना कब शुरू की गई? पहले ये देख लेते हैं ब्याज दर इसकी कितनी है। तो ब्याज दर है वो 6%। ब्याज दर इसकी कितनी है? 6%। और शुरू कब हुई? तो ये हुई थी अप्रैल 2023 के अंदर। अप्रैल 2023 के अंदर शुरू हुई थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये थे मतलब मैंने आपको बताने की कोशिश की है पूरी, मतलब क्या था ये जानकारी और क्या है हमारे राजस्थान के अंदर, मतलब कैसे कोई किसी ऋण कैसे ले सकता है, वो सारी जानकारी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और मेहनत करके इससे भी अच्छा ये जो कंटेंट है वो ला सके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।